हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। दोस्तों, अपने आज के सेशन में हम लोग जातिगत जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस के बारे में सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, क्योंकि आज के लिए मुद्दा हमारे देश में बहुत ही अधिक छाया हुआ है, तो अपने आज के सेशन में हम लोग इसी जातिगत जनगणना के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस सेशन के अंत तक। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जातिगत जनगणना होता क्या है। दोस्तों, जब देश में रहने वाले लोगों की गिनती उनकी संख्या के आधार पर न करके उनकी जाति के आधार पर की जाती है, तो इसे आप जातिगत जनगणना कह सकते हैं। यानी कि जब आपकी गिनती जाति के आधार पर होने लगे तो आप उसे जातिगत जनगणना कह सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जातिगत जनगणना भारत में शुरू कब हुई। तो दोस्तों, जो भारत में पहली आम जनगणना हुई थी उसे अंग्रेजों द्वारा सन 1878 में कराया गया था। लेकिन भारत में जो जातिगत जनगणना की शुरुआत हुई वो सन 1881 से कराई गई थी। तो दोस्तों, 1881 से लेकर हर 10 साल में इस जातिगत जनगणना को आम जनगणना के साथ आराम से कराया जाता था। और 1931 तक तो सब कुछ इसी जातिगत जनगणना के अनुसार चलते रहा। लेकिन 1941 में जब अगली जनगणना होनी थी तो उस समय पे द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण और बजट की कमी होने के कारण इस जनगणना के पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाए। यानी कि ये जो जातिगत जनगणना थी ये अधूरी रह गई। अब दोस्तों, 1951 में एक नई जनगणना कराई गई, लेकिन इस समय तक हमारे देश के हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके थे, क्योंकि हमारा देश गुलामी से आज़ाद हो चुका था। तो हमारे देश के जो नीति शास्त्र हुआ करते थे उस समय, उन्होंने सोचा कि देश के अब हालात जो हैं वो बदल चुके हैं और अब देश में किसी भी प्रकार के जातिगत जनगणना कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से देश के लोगों में एक दूसरे के प्रति एक असंतोष उत्पन्न हो सकता है। और दूसरा, उन्होंने ये सोचा दोस्तों कि देश अब आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहा है, तो देश में जातिगत जनगणना कराने से देश के लोगों में एक दूसरे के प्रति शायद असंतोष बढ़ सकता है। तो जातिगत जनगणना कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। 1951 में जो जनगणना हुई उसमें सिर्फ SC ST कास्ट को ही गिना गया, क्योंकि संविधान के तहत इनको एक अलग आरक्षण के उसमें डाला गया है। बाकी किसी भी जाति की जनगणना में नहीं हुई, लेकिन इस समय सभी धर्मों के लोगों को जरूर गिना गया था। दोस्तों, उसके बाद 1978 में एक मंडल कमीशन का गठन किया गया। दोस्तों, 1978 में एक मंडल कमीशन का गठन किया गया और इस मंडल कमीशन के सदस्यों से कहा गया कि आप देश में जितने भी SC ST OBC जाति का समाज में कितना प्रतिशत है इसका पता लगाएं। लेकिन पूरे आंकड़े नहीं होने के कारण इस मंडल ने अपनी रिपोर्ट को 1931 की रिपोर्ट के अनुसार ही बनाया, जिसमें कि OBC को 27% आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि हमारा देश अभी भी 1931 के ही आंकड़ों के अनुसार चल रहा है, यानी कि OBC कोटे को अभी भी 27% आरक्षण 1931 के आंकड़ों के अनुसार ही दिया गया है। दोस्तों, 1990 में VP सिंह द्वारा इस आयोग यानी कि मंडल आयोग द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर देश में हर जाति को उनके अनुसार आरक्षण दे दिया गया और उसके बाद HD देवगौड़ा की सरकार में ये फैसला लिया जाता है कि 2001 में जो अगली जनगणना होगी उसमें जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। लेकिन उनकी सरकार किसी कारण गिर जाती है और इस बार भी ये जातिगत जनगणना नहीं हो पाती है। उसके बाद 2003 में वाजपेयी सरकार आती है। दोस्तों, 2003 में वाजपेयी सरकार द्वारा ये फैसला लिया जाता है कि देश में अभी किसी भी प्रकार की जातिगत जनगणना कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे देश में लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति भेदभाव बढ़ सकता है। तो इस बार भी जातिगत जनगणना को नहीं होने दिया जाता है।
ये कह के कि देश में इससे असंतोष फैल सकता है। दोस्तों 2011 में जातिगत जनगणना की एक संभावना जागी। तो 2011 में फिर से आम जनगणना के साथ जातिगत जनगणना होने की संभावना की उम्मीद होने लगी, क्योंकि इस समय जितने भी दल भारत में मौजूद थे, यानी कि राजनीतिक पार्टियां, वो सभी जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में एक हो गए थे। तो जातिगत जनगणना की उम्मीद थोड़ी बहुत बढ़ गई थी। लेकिन दोस्तों इस समय जो वित्त मंत्री हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी, और होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री पी चिदम्बरम, और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक बैठक करते हैं जिसमें वो ये फैसला लेते हैं कि जातिगत जनगणना को आम जनगणना से बिल्कुल अलग कराया जाएगा। तो दोस्तों उनके इस फैसले के अनुसार जातिगत जनगणना को अलग कराया तो गया, लेकिन उसमें बहुत ही अधिक धांधली हो गई, यानी कि उसमें बहुत ही अधिक गड़बड़ियां पाई गई। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि उस समय जो जातिगत जनगणना हुई थी, यानी कि 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई, उसमें क्या क्या गलतियां हुई। दोस्तों पहली गलती तो ये हुई कि गलत कर्मचारियों को इस जातिगत जनगणना का भार सौंप दिया गया, यानी कि उनका काम गलत आदमियों को दे दिया गया, और इन गलत कर्मचारियों ने गलत जानकारियां सरकार को दी, जिससे कि सारी की सारी जानकारियां बेकार हो गई। और इस जातिगत जनगणना में 9 करोड़ से अधिक गलतियां दोस्तों पाई गई थी। और इस जातिगत जनगणना में हमारे देश भारत में 45 लाख से ज्यादा जातियां का पता चला था। अब हम लोग जानेंगे कि जातिगत जनगणना जरूरी क्यों है। दोस्तों जातिगत जनगणना की जरूरत इसलिए है क्योंकि सभी पिछड़ी जातियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। जिनको अभी तक सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ किसी कारण से नहीं मिल पाया है, सरकार की योजनाओं का लाभ उनको भी मिल सके। तो इसलिए जातिगत जनगणना का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग जानेंगे कि मोदी सरकार ने इस बार इसके लिए अपना क्या पक्ष रखा है। दोस्तों अभी की मोदी सरकार का ये कहना है कि इस जातिगत जनगणना को करने से देश के लोगों में फिर से असंतोष की भावना बढ़ सकती है, लेकिन मोदी सरकार के ही कुछ मंत्री इस जातिगत जनगणना के कराने के पक्ष में हैं, जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो मोदी सरकार से ये कह रहे हैं कि इस बार जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो अब ये फैसला मोदी सरकार के हाथों में है कि वो 2021 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराती है या नहीं। दोस्तों हम लोग जातिगत जनगणना के लाभ जानेंगे। तो दोस्तों सरकार के पास सभी जातियों की सही जानकारी इस जातिगत जनगणना से उपलब्ध हो जाएगी, और जिससे कि सरकार की जितनी भी योजनाएं होंगी उसका लाभ इन सभी जातियों को आसानी से मिल सकेगा, और जितनी भी जातियां हैं उनको उनका हक पूरी बराबरी से मिल पाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि जातिगत जनगणना के नुकसान क्या हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय अपने वोट बैंक के लिए लोगों को जाति के अनुसार बांटने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, और लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच एक भेदभाव की भावना बढ़ सकती है। तो दोस्तों एक वीडियो के जरिए मैंने आपको जातिगत जनगणना के बारे में सब कुछ बताया है। आशा करता हूं आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों आपको अगर आज का सेशन पसंद आया तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे कल ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।